नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल S1 कोचिंग सेंटर में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग एक बार फिर से आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछे गए जीके के कुल 40 क्वेश्चंस का डिटेल सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, जिसमें आज की वीडियो में हम लोग 3 फरवरी 2021 शिफ्ट 2 में पूछे गए क्वेश्चंस को देखेंगे। बाकी शिफ्ट के वीडियो जिसने नहीं देखे ऊपर का आई बटन या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं शिफ्ट का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्न विकल्प में से उस उपयोगकर्ता इंटरफेस तत्वों के नाम की पहचान करें जो डेस्कटॉप पर छोटे ब्लिंकिंग प्रतीक या तीर के रूप में पाया जाता है। तो ये हो जाएगा कर्सर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी तब राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, एक कर्सर कंप्यूटर डिस्प्ले स्क्रीन पर स्थित सूचक है जहां एक उपयोगकर्ता पाठ दर्ज कर सकता है। एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी कि GUI के साथ एक ऑपरेटिंग सिस्टम में कर्सर भी एक दृश्य और गतिशील सूचक होता है, जिसे उपयोगकर्ता माउस, टचपैड या फिर इसी तरह के इनपुट डिवाइस से नियंत्रित करता है। इसे टेक्स्ट कर्सर या फिर सम्मिलन बिंदु भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कहा कि भारत की पहली नियोजित मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान का नाम क्या हो जाएगा। तो ये होगा गगनयान हो जाएगा, ठीक है। देखिए, गगनयान परियोजना में 3 सदस्यों के दल को 3 दिन के मिशन के लिए 400 किलोमीटर की कक्षा में भेजकर तथा भारतीय समुद्री जल में उतारकर उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाकर मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमता का प्रदर्शन करने की परिकल्पना की गई है। यह परियोजना घरेलू विशेषज्ञता, भारतीय उद्योग के अनुभव, भारतीय शिक्षाविद और अनुसंधान संस्थानों के बौद्धिक क्षमताओं के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के पास उपलब्ध अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों पर विचार करके एक इष्टतम रणनीति के माध्यम से पूरी की गई है। उसके बाद जान लीजिए कि गगनयान मिशन के लिए पूर्व आवश्यकताओं में कई महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों का विकास शामिल है, जिनमें देखिए चालक दल को सुरक्षित रूप से अंतरिक्ष में ले जाने के लिए मानव रेटेड प्रक्षेपण वाहन, अंतरिक्ष में चालक दल को पृथ्वी जैसा वातावरण प्रदान करने के लिए जीवन रक्षक प्रणाली, चालक दल के आपातकालीन निकास प्रावधान और चालक दल के प्रशिक्षण, पुनर्प्राप्ति और पुनर्वास के लिए चालक दल प्रबंधन उपलब्धों के लिए विकास शामिल है इसमें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे देखेगा कि भारत के कितने राज्यों की सीमाएं नेपाल से लगती है। तो ये हो जाएगा 5 राज्यों की सीमाएं। 1,47,181 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल और 29 मिलियन यानी कि 2.9 करोड़ की आबादी वाला नेपाल भारत के 5 राज्यों उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के साथ लगभग 1850 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। उसके बाद जान लीजिए कि लगभग 2 मिलियन नेपाली भारत में रहते हैं और कार्य करते हैं। यहाँ पर भारत और नेपाल एक विकास साझेदारी कार्यक्रम में संयुक्त रूप से कार्य कर रहे हैं, जो जमीनी स्तर पर निश्चित ध्यान से व्यापक हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे देखिए क्या कि RDX क्या है। तो देखिए यह क्या है, यह एक विस्फोटक है, ठीक है। देखिए RDX एक सिंथेटिक विस्फोटक है। इसे रॉयल डिमोलिशन एक्सप्लोसिव साइक्लोनाइट हेक्साजोन और T4 RDX के नाम से भी जाना जाता है। यह एक सफ़ेद गंधहीन और स्वादहीन ठोस पदार्थ होता है। यह पानी में घुलता नहीं है और कुछ अन्य विलायकों में थोड़ा ही घुलता रहता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे देखेगा कि भारत सरकार सिविल सेवकों को नागरिकों के हितों के लिए खुद को फिर से समर्पित करने और सार्वजनिक सेवा और काम में उत्कृष्टता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को नवीनीकृत करने के लिए हर साल कब सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। तो ये हर साल देखिए ये मनाता है 21 अप्रैल को। देखिए, भारत सरकार हर साल 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस के रूप में मनाती है। यह सिविल सेवकों के लिए नागरिकों के हितों के लिए खुद को फिर से प्रतिबद्ध करने और सार्वजनिक सेवा और काम में उत्कृष्टता के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं को नवीनीकृत करने का क्षण है। 21 अप्रैल 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिल्ली के मेटकॉफ हाउस में प्रशासनिक सेवाओं के पहले बैच को लेबल किया और उन्हें भारत का स्टील फ्रेम कहा। उसके बाद जान लीजिए कि सत्येंद्र नाथ टैगोर पहले भारतीय थे जो 1863 में भारतीय सिविल सेवा अधिकारी बने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे क्या है कि भारत का लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता था। तो देखिए ये हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। देखिए, सरदार पटेल को लोकप्रिय रूप से भारत का लौह पुरुष कहा जाता था। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसके बाद जान लीजिए कि वह भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी बने हुए थे। वह भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के रूढ़िवादी सदस्यों में से एक थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे क्या कि निम्न में से कौन सी कार्टिलेजिनस मछली है। तो देखिए कौन हो जाएगा, देखिए शार्क हो जाएगा, ठीक है, शार्क। देखिए, कार्टिलेजिनस मछलियाँ सबसे पुरानी जीवित जबड़े वाली कशेरुकियों से संबंधित है और जैसा कि नाम से पता चलता है कि इनका कंकाल उपास्थि से बना हुआ होता है। इनमें शार्क, किरने और स्केटस और चिमेरस शामिल होता है। शार्क एक विशेष प्रकार की मछली है क्योंकि उनका शरीर अन्य मछलियों की तरह हड्डियों के बजाय उपास्थि से बना हुआ होता है। उसके बाद जान लीजिए कि इस प्रकार की मछली का जो वर्गीकरण है वो इस्लामोब्रांच है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे क्या कि भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देश में स्थित है। तो देखिए ये देहरादून में स्थित है।
देखिए उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है और अपने प्रकार के सबसे पुराने संस्थानों में से एक है। वन अनुसंधान संस्थान 1906 में शुरू हुआ था। पर्यावरण और वानिकी अनुसंधान के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्थान है यह। वन अनुसंधान संस्थान भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद का एक संस्थान है। उसके बाद जान लीजिए कि वन अनुसंधान संस्थान देहरादून ने 1878 में वन विद्यालय की स्थापना के रूप में एक विंदर में शुरुआत किया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे देखिएगा कि यदि कोई गोल नीले लिटमस पेपर का रंग बदल कर लाल कर देता है तो इस घोल का पीएच कितना हो जाएगा? तो देखिए ये हो जाएगा 7 से कम हो जाएगा। देखिए सीमा 0 से 14 तक होती है, जिसमें 7 तटस्थ होता है, ठीक है, यानी कि उदासीन होता है। 7 से कम का पीएच अम्लता को दर्शाता है, जबकि 7 से अधिक पीएच का जो है आधार को दर्शाता है, यानी कि क्षारीय को दर्शाता है। उसके बाद जान लीजिए कि पीएच वास्तव में पानी में मुक्त हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयनों की सापेक्ष मात्रा को माप होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे क्या है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा देश कौन सा हो जाएगा? तो देखिए ये कौन सा होगा? ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। देखिए क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का छठा सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया है। इसका कुल क्षेत्रफल करीब जो है यहाँ पे देखिए 17,17,930 वर्ग किलोमीटर है। ऑस्ट्रेलिया को द्वीप महाद्वीप भी कहा जाता है। क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया के 7 सबसे बड़े देश यहाँ पे देख लीजिए कौन कौन है। तो देखिए पहले रूस, फिर कनाडा, फिर अमेरिका, फिर चीन, फिर ब्राजील, फिर ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद भारत आता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखिए यहाँ पे कहा कि 2010 में एंटी सैटेलाइट हथियार प्रणाली रखने के मामले में अन्य कौन से 2 देश दुनिया में शीर्ष पर थे जब चीन तीसरा देश बना हुआ था? तो देखिए ये कौन हो जाएगा? ये होगा संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस हो जाएगा। देखिए 2010 में एंटी सैटेलाइट हथियार प्रणाली रखने वाले दुनिया में शीर्ष पर अमेरिका और रूस अन्य 2 देश हैं, जिसके बाद चीन तीसरा देश पर आता है। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए इस प्रकार के उपकरणों की आवश्यकता के कारण देशों में एंटी सैटेलाइट हथियार विकसित किया गया है। हालांकि युद्ध में अभी तक किसी एंटी सैटेलाइट प्रणाली का उपयोग नहीं किया गया है। चीन, भारत, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे कुछ देशों ने शक्ति प्रदर्शन में अपनी एंटी सैटेलाइट क्षमताओं का डेमो दिखाने के लिए अपने स्वयं के उपग्रहों को सफलतापूर्वक मार गिराया है। उसके बाद जान लीजिए कि एंटी सैटेलाइट का उपयोग जो है निष्क्रिय उपग्रहों को हटाने के लिए भी किया गया था। एंटी सैटेलाइट हथियार, जिन्हें आमतौर पर ASATs के रूप में जाना जाता है, ऐसे हथियार हैं जो कि किसी परिक्रमा करने वाले उपग्रह को अस्थायी रूप से खराब या फिर अस्थायी रूप से नष्ट कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे देखिएगा कि अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक यहाँ पे कौन हो जाएगा? तो देखिए ये हो जाएगा विंसेंट आर्थर स्मिथ। देखिए वी स्मिथ को ने 1904 में अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी हुई थी। विंसेंट आर्थर स्मिथ जो एक आयरिश इंडोलॉजिस्ट और एक कला इतिहासकार थे। वह उन महत्वपूर्ण शख्सियतों में से एक थे जिन्होंने भारतीय इतिहास लेखन में औपनिवेशिक दृष्टिकोण अपनाया था। नंबर 13 यहाँ पे मृदेश्वर मंदिर डैश राज्य में कंदुका गिरी पर स्थित है। तो देखिए कहाँ पर हो जाएगा? ये होगा तमिलनाडु राज्य में। तो ये कौन सा राज्य में होगा? ये होगा कर्नाटक राज्य में हो जाएगा ये तब। देखिए मृदेश्वर तटीय कर्नाटक में उत्तरी केंद्रा जिले के भटकला तालुक में एक मंदिर शहर है। यह मुख्य बेंगलुरु गारवार राजमार्ग पर स्थित है और यह सुरम्य पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच स्थित है। मृदेश्वर मंदिर जो है मृदेश्वर के विचित्र शहर में कंदुका पहाड़ी पर बना हुआ है। मृदेश्वर में शिव की मनमोहक मूर्ति लोकप्रिय हुई है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखिए यहाँ पे कहा कि नाबार्ड का सही फुल फॉर्म यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो देखिए क्या होगा? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये हो जाएगा, ठीक है, यानी कि हम ऑप्शन सी तब राइट आंसर। देखिए नाबार्ड एक विकास बैंक के रूप में कृषि के प्रचार और विकास के लिए ऋण और अन्य सुविधाएं प्रदान करने और विनियमित करने के लिए अनिवार्य है। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को बी शिवरामन समिति के सिफारिश यानी कि संसद के अधिनियम 61/1981 के द्वारा किया गया था। नाबार्ड को बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 के तहत राज्य सहकारी बैंकों, जिला केंद्र सहकारी बैंकों और क्षेत्र ग्रामीण बैंकों के वैधानिक निरीक्षण के संचालन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे कहा कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को ₹1.5 की वित्तीय सहायता दी जाएगी ताकि उन्हें स्वच्छ स्वास्थ्य सर्वत्र के तहत स्वच्छता और संक्रमण नियंत्रण के मानकों को पूरा करने के लिए मजबूर किया जा सके। तो देखिए हो जाएगा 10 लाख रुपए। देखिए स्वच्छ स्वास्थ्य सर्वत्र पेयजल और स्वच्छता और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालयों की एक अंतर मंत्रालय सरकार परियोजना सचिव पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय है। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय ने इस अधिनियम के तहत लगभग 700 ब्लॉकों को खुले में शौच मुक्त के रूप में प्रमाणित किया है। देश की ODF ब्लॉकों में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 10 लाख रुपए मिलेंगे इसमें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखिए यहाँ पे कहा कि भारत की योजना आयोग को भारत की केंद्र सरकार के द्वारा कब भंग कर दिया गया था? तो देखिए ये किया गया था 2014 ईस्वी को। देखिए भारत के योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था। 17 अगस्त 2014 को इसने भारत की पंचवर्ष योजना को तैयार किया था। इस नीति आयोग ने तोड़ दिया और वापस रख दिया इसमें। योजना आयोग पंचवर्ष योजना और वार्षिक योजनाएं बनाते समय केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों से परामर्श करता है और उनके क्रियान्वयन की निगरानी भी करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे कहा कि गंगा एक्शन प्लान का उद्देश्य यहाँ पे क्या हो जाएगा?
तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, गंगा नदी में प्रदूषण की कमी करना यही हो जाएगा। देखिए इसका मुख्य उद्देश्य नदी को प्रदूषण के खतरे से बचाना था, जैसे इसके पानी की गुणवत्ता में सुधार करना और आगे प्रदूषण को रोकना है। यह औद्योगिक कचरे को पानी में फेंकने से रोकता है। भारत में गंगा एक्शन योजना की शुरुआत 14 जनवरी 1986 को राजीव गांधी के द्वारा किया गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 तक यहाँ पे कहा कि अलीपुर बम कांड में निम्न में से कौन शामिल था। यहाँ पे कौन हो जाएगा, ये होगा श्री अरविंदो हो जाएगा। देखिए श्री अरविंदो को उनके संगठन से जुड़ी कई बम हमलों के बाद एक सार्वजनिक मुकदमे में गिरफ्तार किया गया था, जहां उन्हें अलीपुर षड्यंत्र के लिए राजद्रोह के आरोपों का सामना करना पड़ा था। अलीपुर बम कांड, मुरारी पुकुर षड्यंत्र या फिर मानिकटोला बम षड्यंत्र 1908 में भारत में आयोजित एक आपराधिक मामला था। चित्तरंजन दास अलीपुर बम कांड में संलिप्तता के आरोप में अरविंदो घोष का सफलतापूर्वक बचाव किया था इसमें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे क्या क्या, सोनल मानसिंह किसके लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए हो जाएगा किसके लिए, तो नृत्य के लिए हो जाएगा। देखिए सोनल मानसिंह एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है। वह भारतनाट्यम और ओडिसी नृत्य शैली के गुरु हैं। उन्हें भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा सदस्य बनने के लिए नामित किया गया है। वह 1992 में पद्म भूषण और 2003 में पद्म विभूषण पाने वाले सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता है बनी। उसके बाद जान लीजिए कि उन्होंने 4 साल की उम्र में मणिपुरी नृत्य सीखना शुरू किया था। 7 साल की उम्र में उन्होंने पांडनलूर स्कूल के अलग अलग गुरुओं से भरतनाट्यम सीखना शुरू कर दिया था। उनके पास भारतीय विद्या भवन से संस्कृति में प्रवीण और कोविद की डिग्री था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए 20 यहाँ पे कहा कि जुलाई 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नए सुप्रीम कोर्ट भवन का उद्घाटन किया, जो भारतीय साहित्य में पूरा हुआ था। तो देखिए कहाँ का हो जाएगा, ये हो जाएगा मॉरिशस के सुप्रीम कोर्ट में हो जाएगा। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री श्री प्रविंद जुगनाथ ने मिलकर नई सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग की शुरुआत किया था। यह इमारत राजधानी शहर पोर्ट लुइस के अंदर भारत सहायता प्राप्त पहली बुनियादी ढांचा परियोजना है, जिसका उद्घाटन कोविड महामारी के बाद किया गया है। मॉरिशस में एंगल संरक्षित न्यायिक प्रणाली है, जो 2 स्तरों में बनी हुई है, सर्वोच्च न्यायालय और अधीनस्थ अदालतें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पे क्या है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या डैश है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, जिनमें से 5 अस्थायी सदस्य होते हैं। कौन कौन सदस्य, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका अस्थायी सदस्य में है। उसके बाद देखिए वे महान शक्तियां थी जो द्वितीय विश्व युद्ध में विजेता था। देखिए अन्य 10 सदस्य 2 साल की अवधि के लिए क्षेत्रीय आधार पर चुने जाते हैं। निकाय की अध्यक्षता अपने सदस्यों के बीच मानसिक रूप से बदलती रहती है। 10 अस्थायी सदस्य यहाँ पे देख लीजिए कौन कौन है, अल्बानिया, ब्राजील, गैबोन, घाना, भारत, आयरलैंड, केन्या, मेक्सिको, नॉर्वे और संयुक्त अरब अमीरात हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे देखिए कहा है कि आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है। देखिए ये हो जाएगा प्रकाश के प्रतिकर्णन के कारण होता है। देखिए नीले रंग के अधिक प्रतिकर्णन का कारण यह है कि नीले प्रकाश के तरंग दैर्ध्य अन्य प्रकाश की तुलना में कम होता है। तो नीला प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में हवा के छोटे अणुओं के द्वारा सभी दिशाओं में प्रतिकर्णित हो जाता है और इसी कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे क्या है कि कालिदास सम्मान पुरस्कार किस राज्य सरकार के द्वारा स्थापित किया जाता है। तो देखिए ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा स्थापित किया गया था। देखिए कालिदास सम्मान भारत में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाने वाला एक प्रतिष्ठित कला पुरस्कार है। इस पुरस्कार का नाम प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय संस्कृत लेखक कालिदास के नाम पर रखा गया है। इसकी शुरुआत जो है शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, रंगमंच और कला के क्षेत्र में वैकल्पिक वर्षों में पुरस्कार देने से हुई थी। उसके बाद जान लीजिए कि यह पुरस्कार 4 श्रेणियों में से एक में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए प्रदान किया जाता है। 1986-87 के बाद से हर वर्ष सभी 4 क्षेत्रों में पुरस्कार प्रदान किया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पे क्या है कि निम्न में से कौन अनुच्छेद 78 के तहत मंत्रिपरिषद के सभी निर्णय के बारे में राष्ट्रपति को सूचित करेगा। तो देखिए ये हो जाएगा कौन, ये हो जाएगा मंत्री हो जाएगा, ठीक है। देखिए अनुच्छेद 78 की कार्यवाही का उपयोग न्यूयॉर्क राज्य या स्थानीय एजेंसी के निर्णय को न्यूयॉर्क अदालतों में अपील करने के लिए किया जाता है। संविधान का अनुच्छेद 78 जो है राष्ट्रपति को जानकारी प्रस्तुत करने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य से संबंधित है। भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री का जो उल्लेख है केवल 4 अनुच्छेद कौन कौन, देखिए 74, 75 और 78 और 366 में किया गया है। प्रधानमंत्री लोकसभा या संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा का सदस्य हो सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पे देखिए क्या है कि फेम टू इंडिया योजना का मुख्य विशेषता यहाँ पे क्या नहीं हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या नहीं होगा, तो इसका लक्ष्य केवल निजी परिवहन वाहन है, यही यहाँ पे नहीं हो जाएगा। देखिए फेम इंडिया नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन योजना एक हिस्सा है। फेम का जो मुख्य जोर सब्सिडी प्रदान करके इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करना है। फेम इंडिया योजना का जो उद्देश्य है सभी वाहन खंडों को प्रोत्साहित करना है। चलिए इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। देखिए यह योजना 2 चरणों में हुआ था। 2015 में शुरू हुआ और 31 मार्च 2019 को पूरा हो गया। दूसरा चरण अप्रैल 2019 से शुरू हुआ और 31 मार्च 2022 तक पूरा हो गया। इस योजना में माइल्ड हाइब्रिड, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, प्लग इन हाइब्रिड और बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन जैसी हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक प्रौद्योगिकियों को शामिल किया गया है।
उसके बाद जान लीजिए कि निगरानी प्राधिकरण भारी उद्योग विभाग भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय इसमें आता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पे क्या कि अक्टूबर 2020 तक निम्न में से कौन सबसे कम उम्र का नोबेल पुरस्कार विजेता है? तो ये कौन हो जाएगा? देखिए ये हो जाएगा मलाला यूसुफजई हो जाएगा। देखिए मलाला यूसुफजई जिन्हें अक्सर मलाला के नाम से जाना जाता है, महिला शिक्षा के लिए एक पाकिस्तानी कार्यकर्ता और 2014 नोबेल शांति पुरस्कार विजेता है। जब वह 17 वर्ष की थी तब उन्हें सम्मानित किया गया। वह दुनिया की सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार विजेता है। नोबेल पुरस्कार पाने वाले दूसरे पाकिस्तानी और पहले पश्तून हैं। उन्होंने अन्य पुरस्कार भी जीते और उनके सम्मान में कई फंड और शिक्षा पहल की स्थापना किया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 पे क्या कि हम उस बल को क्या कहते हैं जो हवा की दिशा को प्रभावित करता है और पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने के कारण होता है? तो देखिए ये हो जाएगा कोरियोलस बल हो जाएगा। देखिए हवा को विक्षेपित करने वाली अदृश्य शनि कोरियोलस बल है। कोरियोलस बल घूमती हुई वस्तुओं पर गति करने पर लागू होता है। यह वस्तु के द्रव्यमान और वस्तु के घूमने की दर से निर्धारित होता है। कोरियोलस बल वस्तु की धुरी के लंबवत है। पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 देखिए यहाँ पे कि पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा भूपरपट्टी हो जाएगा। देखिए भूविज्ञान में भूपरपट्टी किसी चट्टानी ग्रह बोने ग्रह या प्राकृतिक उपग्रह का सबसे बाहरी ठोस आवरण है। यह आमतौर पर इसकी रासायनिक संरचना के द्वारा अंतर्निहित मेंटल से अलग होता है। हालांकि बर्फीले उपग्रहों के मामले में से इसके चरण के आधार पर अलग अलग किया जा सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पे क्या कि निम्न में से किस अवसर पर चंद्र ग्रहण होता है? तो देखिए ये हो जाएगा कब? तो पूर्ण चंद्र ग्रहण के समय। देखिए चंद्र ग्रहण तभी हो सकता है जब चंद्रमा पूर्ण हो। चंद्र ग्रहण को रात में पृथ्वी से देखा जा सकता है। चंद्र ग्रहण दो प्रकार के होते हैं, पूर्ण चंद्र ग्रहण और एक आंशिक चंद्र ग्रहण। पूर्ण चंद्र ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा और सूर्य पृथ्वी के बिल्कुल विपरीत दिशा में होते हो। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पे क्या कि नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष यहाँ पे कौन हो जाएगा? तो देखिए ये कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा नरेंद्र मोदी हो जाएगा। देखिए नीति आयोग की पहली बैठक 8 फरवरी 2015 को नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुआ था। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने नीति आयोग बनाने की आवश्यकताओं पर निम्न टिप्पणी की थी। नीति आयोग खुद को आवश्यक ज्ञान और कौशल के साथ एक अत्याधुनिक संसाधन केंद्र के रूप में विकसित कर रहा है, जो इसे गति के साथ कार्य करने, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने, सरकार के लिए रणनीतिक नीति दृष्टि प्रदान करने और आकस्मिक मुद्दों से निपटने में सक्षम बनाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पे क्या कि निम्न में से किस संगठन का सदस्य भारत नहीं हो जाएगा यहाँ पर? तो देखिए यहाँ पे होगा उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, यानी कि नाटो, NATO। इसका मतलब होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका सदस्य भारत नहीं है। देखिए नाटो यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देशों का गठबंधन है। यह इन दोनों महाद्वीपों के बीच एक अद्वितीय लिंक प्रदान करता है जो उन्हें रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में परामर्श और सहयोग करने में सक्षम बनाता है। क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पे क्या अजमेर का संबंध किस सूफी संत से हो जाएगा यहाँ पे? तो देखिए ये हो जाएगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का। देखिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे उत्कृष्ट संतों में से एक थे और एक अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक प्रेरणा थे जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान रहते। जान लीजिए कि वह पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल के दौरान 1190 के आसपास 52 वर्ष की आयु में अजमेर पहुंचे थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मुख्य मान्यताएं ईश्वर के साथ एकता प्राप्त करना, ईश्वर के प्रति समर्पण, पवित्र जीवन जीना, असहाय और गरीबों के प्रति दया और दान दिखाना था। क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पे कि लोकसभा का पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो देखिए ये हुआ था 1951-52 ईस्वी को। देखिए भारत में 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के बीच आम चुनाव हुआ था। अगस्त 1947 में आज़ादी के बाद ये लोकसभा के पहले चुनाव हुआ था। भारतीय संविधान के प्रावधानों के तहत आयोजित किया गया था, जिसे 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पे क्या कि भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि किस वर्ष दिया गया था? तो देखिए ये दिया गया था 1858 ईस्वी को। देखिए अगस्त 1658 में ब्रिटिश संसद ने भारत सरकार अधिनियम 1858 लागू किया, जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। भारत के ब्रिटिश गवर्नर जनरल को अब वायसराय की उपाधि दी गई, जिसका अर्थ सम्राट का प्रतिनिधि था। भारत के गवर्नर जनरल को पहली बार 1858 में वायसराय की उपाधि दिया गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पे क्या है कि 1922 में गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेने का मुख्य कारण क्या था? तो देखिए इसका मुख्य कारण क्या था? तो उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में हुए पुलिस स्टेशन के भीड़ में आग लगा दिया था, यही इसका कारण था। सहयोग आंदोलन 1920 में स्वशासन प्राप्त करने और अंततः ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारियों से भारत को पूर्ण स्वतंत्रता दिलाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा की घटना के गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन बंद कर दिया गया था। 5 फरवरी 1922 को विरोध तब हिंसक हो गया जब प्रदर्शनकारी लोगों ने एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पे क्या कि निम्न में से कौन एक तत्व नहीं है यहाँ पर? तो देखिए यहाँ पे सिलिकॉन है, ग्रेफाइट है, जर्मेनियम है, सिलिका नहीं हो जाएगा यहाँ पर।
देखिए सिलिकॉन डाइऑक्साइड जिसे सिलिका के रूप में भी जाना जाता है, रासायनिक सूत्र SiO2 वाला सिलिकॉन का एक ऑक्साइड है जो आमतौर पर प्रकृति में क्वार्ट्ज के रूप में और अलग अलग जीवित जीवों में पाया जाता है। दुनिया के कई हिस्सों में सिलिका रेत का प्रमुख घटक है। यह प्राकृतिक रूप से कई क्रिस्टलीय रूपों में प्रकट होता है, जिनमें से एक क्वार्ट्ज है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड जिसे आमतौर पर सिलिका के रूप में जाना जाता है, पृथ्वी के ऊपर पट्टी में एक प्रचलित तत्व है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पे क्या है कि कंप्यूटर मॉनिटर को इस नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए वीडियो के नाम से जाना जाता है, ठीक है। वीडियो का फुल फॉर्म क्या था? विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है। इसे आमतौर पर कंप्यूटर मॉनिटर के नाम से भी जाना जाता है। यह एक आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर से आने वाले छवियों को दिखाता है या आप पाठ, ग्राफिक्स और दूसरी दृश्य सामग्री को दिखाता है। वीडियो के बारे में चलिए कुछ और जान लेते हैं। वीडियो कंप्यूटर के अंदर बने प्रोसेसर या फिर ग्राफिक्स कार्ड के द्वारा बनाई गई छवियों को दिखाता है। उसके बाद जान लीजिए कि वीडियो शब्द का इस्तेमाल अक्सर मॉनिटर के लिए किया जाता है। वीडियो से निकलने वाला विकिरण आमतौर पर कम माना जाता है। वीडियो के लंबे समय तक इस्तेमाल से आंखों में तनाव हो सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पे कहा कि भारत सरकार के किस मंत्रालय ने वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 प्रकाशित किया है? कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा कानून और न्याय मंत्रालय, ये हो जाएगा। देखिए कानून और न्याय मंत्रालय वस्तु एवं सेवा कर यानी कि GST एक अप्रत्यक्ष कर है जिसका उपयोग भारत में वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण, बिक्री और उपभोग पर काम किया है। वस्तु एवं सेवा कर GST अधिनियम 2017 कानून और न्याय मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित किया गया था। 9 अप्रैल को अधिनियम पारित करने वाले राज्यों में तेलंगाना पहला राज्य था। उसके बाद 24 अप्रैल को बिहार था। कर्नाटक ने 15 जून को विधेयक पारित किया था इसमें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पे कहा कि तीसरी बौद्ध परिषद किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो देखिए किसके द्वारा हो जाएगा? ये हो जाएगा अशोक के द्वारा किया गया था। देखिए तीसरी परिषद लगभग 247 ईसा पूर्व अशोक के शासनकाल के दौरान उनकी राजधानी पाटलिपुत्र में आयोजित किया गया था, जो थेरवादों की एक सभा ही समिति रही होगी। अशोक महान बिंदुसार के पुत्र मौर्य साम्राज्य के एक भारतीय सम्राट थे जिन्होंने 268 से 232 ईसा पूर्व तक लगभग पूरे भारत में उपमहाद्वीप पर शासन किया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पे कहा कि मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए दंत चिकित्सक किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो देखिए ये जगह अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। देखिए जिस दर्पण की परावर्तक सतह अंदर की ओर होती है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। यह किसी भी वस्तु की वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब दोनों बना सकता है। किसी वस्तु की वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जा सकता है। उसके वजह से जब किरणें अभिसारित होती है तो एक वास्तविक छवि बनती है, अर्थात वास्तविक छवि प्रकाश किरणों के वास्तविक प्रतिच्छेदन के कारण बनती है। आभासी प्रतिबिंब प्रकाश किरणों के काल्पनिक प्रतिच्छेदन के कारण बनता है। समतल दर्पण सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है। उसके बाद जान लीजिए कि प्रतिबिंब और वस्तु एक सपाट दर्पण से समान दूरी पर है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के समान है और प्रतिबिंब सीधा है। तो बस इतना ही था फ्रेंड्स। कैसे लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगले सेट के क्वेश्चंस को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।